एक पार्टिकल को फेंका गया है, r/3 दूरी पर एक वॉल है, उसकी रेंज r है, r/3 दूरी पर एक वॉल है, वो उससे टकरा कर गिरता है। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कोलाइड बैक टू द ग्राउंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें जब वो ग्राउंड पे कोलाइड करता है। हो गया? पहला हुआ, पहला हुआ, और थीटा बीटा नहीं दिया हुआ है। देखिए, याद रखना अब आगे से ये कॉन्सेप्ट, जब भी किसी वर्टिकल वॉल से टक्कर होगी, वर्टिकल वॉल से टक्कर होगी तो ये अगर ये ना होती तो ये यू जाता, वर्टिकल वॉल से टक्कर ना होती तो वर्टिकल वॉल से जब टक्कर होगी तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला एज इट इज रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाला रिवर्स कर जाएगा। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा और हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसी रास्ते का जो इधर बनने वाला था उसकी इमेज में इधर चला जाएगा, इसकी इमेज में इधर चला जाएगा, क्योंकि वही स्पीड हो अभी भी उसकी, अब इधर ना होकर इधर है। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी सेम है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी डिसाइड करता है। तो इसका मतलब है ये 2r/3 इधर जाने वाला था, अब ये 2r/3 इधर जाएगा। कितना जाएगा? 2r/3। तो 2r/3 इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r/3। दिस इज द करेक्ट आंसर।
ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल वॉल से कोलाइड करते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन डिसाइड करता है, ना कि हॉरिजॉन्टल मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 करें। रिवर फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दोनों की 13 मीटर पर सेकंड है। स्विमर 1 मिनिमम टाइम में पहुंचता है, स्विमर 2 बिना ड्रिफ्ट के पहुंचता है। दोनों जब पहुंच जाएंगे किनारे पर तो उनके बीच का सेपरेशन बताना है। दोनों जब किनारे पर पहुंच जाएंगे तो उनके बीच का सेपरेशन बताना है। सब जेई मेंस के सवाल हैं, एक भी सवाल मुश्किल नहीं कराऊंगा, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कंट्रोल करूं, पर जल्दी जल्दी करिए। क्या निकालना है इस सवाल में? दोनों के बीच की दूरी मतलब क्या? सिर्फ एक का ड्रिफ्ट। S1 तो S2 तो सामने पहुंच ही रहा है, S2 तो सामने पहुंच ही रहा है, बस S1 जितना राइट जाएगा उतनी ही ड्रिफ्ट होगी। S1 जितना राइट जाएगा उतनी ही ड्रिफ्ट होगी। समझ में आया ना ये बात? S1 ट्राई किधर कर रहा है? मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए किधर ट्राई करता है? सामने। तो समय कितना लगेगा? 10/13। कितना समय लगेगा S1 को? 10/13। उस समय राइट में कितना शिफ्ट हो जाएगा? आंसर खत्म सवाल, इतना देर क्यों लगा रहा है? 50/13 इज द आंसर। अरे एक ही लाइन के सवाल आते, मैंने पहले ही बोला हुआ है, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत ही नहीं है। 10/13 into 5, 50/13 इज द आंसर। क्लियर है? अगला सवाल, एक हैवी प्लेट है, कांस्टेंट स्पीड यू से चल रही है। हैवी प्लेट है, कांस्टेंट स्पीड यू से चल रही है, इसमें बुलेट्स फायर की जा रही हैं मास एम की वेलोसिटी वी से। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, एन बुलेट्स पर सेकंड भेजी जा रही हैं। वी ज्यादा होने की जरूरत है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स ऑन द प्लेट, एवरेज फोर्स ऑन द प्लेट। हो गया? हो गया? कैसे निकालते हैं? जब डिस्क्रीट पार्टिकल्स टक्कर मार रहे हो तो दिमाग में क्या आता है जब फोर्स निकालने को पूछे? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये वी स्पीड से जा रहा है, वापस लौटेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होंगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच थी v माइनस यू, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी? तो ये जब लौटेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस 2u, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस 2u। नहीं समझ में आया? कैसे v माइनस 2u? कैसे? अगर मान लिया v1 है इधर की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v माइनस u इज इक्वल टू v1 प्लस u। v माइनस u वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 प्लस u इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों बराबर कर दी तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? v माइनस 2u। किस मोमेंटम से आ रहा था? mv से। जा किधर से रहा है? mv माइनस 2u उल्टा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? m 2m v माइनस u। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 2m, अरे घटा के देख लो ना, v से आ रहा था, v माइनस 2u से जा रहा था, तो v माइनस माइनस v माइनस 2u कितना है? v प्लस आया क्या? प्लस आया क्या? अरे प्लस आ गया क्या? चेक यही आया। चेंज इन मोमेंटम बताओ बेटा, कितना है? 2m, v कट जाएगा। अबे v इधर जा रहा था, बाद वाला इधर है। अरे गरीबों, इनिशियल मोमेंटम था प्लस mv, फाइनल मोमेंटम है माइनस एम वी प्लस यू। वी प्लस यू आई, कितनी आई थी वेलोसिटी? v माइनस 2u, तो दिस माइनस दिस तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2m v माइनस यू, अरे चेक करो, इंटू एन।
इंटू एन। एक सेकंड में कितनी बॉल्स आ रही है? एन। तो टोटल मोमेंटम चेंज इन 1 सेकंड 2mn v माइनस यू। अगला करो। एक स्लाइडर है, उस पर कांस्टेंट फोर्स एफ लगाना स्टार्ट किया, मास एम, लेंथ एल का, रेजिस्टेंस आर का, बल्ब लगा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बी है। स्टडी स्टेट में बल्ब की पावर बताइए। स्टडी स्टेट में बल्ब की पावर बताइए। जल्दी उतार लीजिए ये सवाल ताकि मैं अगला पेज आऊं। स्टडी स्टेट में बल्ब की पावर बताइए। हो गया?
उतारने के चक्कर में मत रहिएगा, सवाल जो हो रहा है वो करिएगा, मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं। जो भी उतारे उसको पहले करें। हो गया चौथा। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा? जब उसमें टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस के साथ अगर कांस्टेंट फोर्स का सवाल होता है तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी आती है, कैपेसिटर के साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, और इंडक्टर के साथ एसएचएम करता है। तीन केस हो सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा हो, कैपेसिटर लगा हो या इंडक्टर लगा हो, एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है तब। तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होने वाला है? टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, वो स्टेडी स्टेट हो जाएगी। तो चेक करिए, पक्का याद रहेगा। कैपेसिटर के साथ क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलेगा ग्रेविटी में। क्लियर है मेरी बात? पक्का। और इंडक्टर के साथ एसएचएम करता है। तो पिछले सवाल में अगर हम देखें, कहां गया, सॉरी, पिछले सवाल में देखें तो एफ का फोर्स लग रहा था, कुछ समय बाद इसके पास वेलोसिटी वी आ जाएगी। जैसे वेलोसिटी वी आ गई, आपका आंसर तो क्लियर है कि आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर।
आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, बैटरी का ईएमएफ इंटू रेजिस्टेंस। और उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। बी निकालने के लिए आपको पता है कि फोर्स जब लग रहा है तो इस पर बीआईएल का फोर्स पीछे लग रहा होगा, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपने दूसरी इक्वेशन लिखी एफ बराबर बी स्क्वायर बी एल वी बाई आर करंट इंटू बी इंटू एल बी आई एल, एफ बराबर बी आई एल। क्या इससे वी निकल आएगा, क्या यहां से वेलोसिटी निकल आएगी, तो बताओ ना यार। वेलोसिटी निकल गई तो वहां डाल दोगे तो उससे, या अगर वेलोसिटी निकल गई तो आंसर एफ वी भी कह सकते हो। अरे वेलोसिटी निकल गई तो आंसर एफ वी भी कह सकते हो। क्यों एफ वी क्यों कह सकते हो, क्योंकि जो भी ये मेहनत कर रहा है वही तो हीट लॉस हो रहा है, जो भी आदमी मेहनत कर रहा है वही तो हीट लॉस हो रहा है। थोड़ा रिटेन रखिए, 1.5 महीने अपन इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा रिटेन रह जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आता आपको है पर रन टाइम पे नहीं आता है। और रन टाइम पे आने का तरीका क्या होता है, जब दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा 24 घंटे तो रन टाइम पे भी आने लगेगा, दिमाग में कुछ और है ही नहीं कचरा। इसलिए 1.5 महीने अपने आप को पवित्र रखिए, पवित्र। तो बाकी थॉट से, दुनिया भर की 50 चीजों से अपने आप को पवित्रता बनाए रखिए अपनी। पांचवा अटेम्प्ट किया, हाँ नहीं, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। मैथ्स की क्लास भी मैं ही ले रहा हूं, ये क्लास लंबी है, मतलब मैं ही ले रहा हूं, बोल दिया मैंने उनको, हो गया जितना पढ़ना था, अब काम करो, अब प्रैक्टिस करो कस के। भूलिएगा मत, बस आपकी समस्या मुझे सिर्फ डर मुझे इस बात का है कि आप वहां पर आती आती चीज भूल भूल के गलत करोगे, क्या होता था क्या होता था क्या होता था। बार बार पढ़ो, घर वाले फोन करके कहें आपको कि सो जाओ मुन्ना, ऐसी वाली स्थिति में पढ़ाई करो, प्लीज थोड़ा कम पढ़ो, थोड़ा घूम लो, ऐसा बन जाओ कुत्तों की तरह पढ़ाई करो, दुनिया इधर से उधर आ जाए मगर पढ़ाई ना छूटे। आपकी मेहनत और भाड़ में गया रिजल्ट, पढ़ाई इतनी करो कि अब मैं अगला सेट मैथ्स का देख लेता हूं ताकि मैं मैथ्स के सवाल दे पाऊं। प्लस 5वां हुआ। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको याद होना चाहिए कि 2 लेंस की पोजीशंस मिलती है जिस पे इमेज स्क्रीन पे बनती है, याद है नहीं याद है, आगे आपसे याद कर रखना, रिवीजन भी यही चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होता है, स्क्रीन फिक्स्ड होती है, लेंस को आगे पीछे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को आगे पीछे करते हैं, उसकी इमेज स्क्रीन पे बनती है। तो इमेज इसकी स्क्रीन पे बनती है, उसमें जो 2 पोजीशन ऑफ लेंसेज मिलती हैं, हमें 2 पोजीशंस ऑफ लेंसेज मिलती है। पहली बात तो इसके लिए ये जो गैप है इसको डी कहते हैं, डी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए,
डी मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज 4f से छोटी नहीं सेपरेशन हो सकता, ये भी एक बात थी। तो यानी डी की वैल्यू 4f से ज्यादा होनी चाहिए। हमें दो आंसर मिला करेंगे हमेशा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड लिख लीजिएगा जब आप सवाल करेंगे, क्योंकि नहीं आपको अपना मैं तो समझा दूं, अपने काम की बातें लिख लीजिएगा ताकि दोबारा डिस्प्लेसमेंट मेथड सही रहे। तो उसमें दो इमेज, दो पोजीशन जो लेंस की मिलती है, अगर एक मान लो x पर मिली है तो दूसरी वाली ये मान लो डिस्टेंस d माइनस एक्स है, तो एक बार ये x है, ये d माइनस एक्स है, तो एक बार ये x होगा, d माइनस एक्स होगा और ये x होगा। तो दो पोजीशंस हमेशा ऐसी ही मिलती हैं, ठीक है। एक में u v बन जाता है, एक में v u बन जाता है। समझ में आया मेरी बात? तो उससे फायदा क्या होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई u। तो एक बार मैग्निफिकेशन अगर m आ रहा है तो अगली बार मैग्निफिकेशन 1 बाई m आएगा। यानी एक बार अगर 4 गुनी बड़ी इमेज बन रही है तो अगली बार 4 गुनी छोटी इमेज बनेगी। तो दोनों इमेजेस का रेशियो जो होगा वो 16 हो जाएगा। एक बार 4 गुनी बड़ी इमेज बनेगी, एक बार 4 गुनी छोटी इमेज बनेगी, तो इसका और उसका रेशियो क्या हो जाएगा? यहां पे रेशियो दिया हुआ 9, रेशियो कितना दिया हुआ है? यानी मैग्निफिकेशन एक बार 3 आया होगा, 1/3 आया होगा। तो एक से सॉल्व कर लेते हैं, एक ही से, हमें तो सिर्फ फोकल लेंथ चाहिए। तो मैग्निफिकेशन 3 आने का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन 3 आने का मतलब है v बाई यू 3 है। मैग्निफिकेशन 3 आने का मतलब क्या चीज 3 है? v बाई यू 3 है, तो ये v है, ये u है, तो यानी ये 75, ये 25। अब बताओ, u पता है, v पता है, f नहीं निकाल पाओगे? u पता है, v पता है, f नहीं निकाल पाओगे? आगे से गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप रिटेंशन भी नहीं रख पाएंगे तो कोई कुछ कैसे करा पाएगा? रिटेंशन तो आपका ही काम है यार। और रिटेंशन का ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग नहीं है। दिमाग में एक तो पहली बात फ्री छोड़ना अपने आप को। जितना लोडेड आदमी होता है लाइफ में वो कुछ नहीं करता। 50 समस्याएं जिसके साथ होती है, मेरे साथ 50 समस्या होती है। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं मेरे पास एक समस्या नहीं होती। भाड़ में गई दुनिया, मौत आई हो किसी की, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस वक्त जब मैं काम कर रहा होता, जो काम मुझे करना है। समस्याएं आपके पास जितनी है ना उससे 100 गुनी ज्यादा। मुझे बिल्डिंग बदलनी है अभी, साला इतने 1.5 करोड़ रुपए किराया नहीं दे पा रहा हूं मैं तो बिल्डिंग बदलनी पड़ रही है। समस्याओं की कमी नहीं है, पर समस्या गई भाड़ में। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, जब सवाल कर रहे हैं सवाल, जब समस्या को डील करने जाऊंगा तो समस्या। समझ में आ रहा मेरी बात? है ठीक है। अगला छठा ट्राई किया किसी ने? ओके, देखते हैं बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं क्या अभी, कि कर लिया? कर लिया 24/3, 24/3। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ शैडो का मतलब, शैडो की लेंथ इस तरह से नहीं निकालते हैं शैडो कितना बड़ा बना। जब आपको किसी की शैडो की लेंथ निकालनी होगी तो आपको देखना है कितनी लाइट उसने रोक दी, कितनी लाइट उसने रोक दी। लाइट यूं आ रही है तो मेरी शैडो की लेंथ निकालने के लिए बस आपको करना पड़ेगा, यहां से जो गुजरते हुए लाइट कही होगी वहां पर, वहां से पैर के बीच की दूरी, इतनी लाइट रोक दी होगी मैंने। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस लाइट रे को देखना है कि ये कहां जाएगी, यही होगी शैडो की लेंथ। क्योंकि इसके पहले की सारी लाइट रुक गई। अरे समझ में आया? शैडो की लेंथ निकालने का सवाल समझ में आया? तो हमें सिर्फ क्या करना है, यही चीज निकालनी है। ये एंगल 37 दिया है, ये एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है। पानी का 4/3 मान के चलना है, नहीं दिया था मैंने, पर दिया होना दिया 4/3 है। ये 53 डिग्री है। अगर ये 53 डिग्री है तो मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोग ये थीटा निकाल पाओगे। 37 आ रहा है? अरे कितना आ रहा है? 37 ही आ जा रहा है। सुंदर बन गया डेटा तो 53, किस्मत से बना, क्योंकि मैंने 4/3 3/3 तो 53 डिग्री दिया, 37 डिग्री आ गया। तो अगर ये 37 डिग्री आ गया और ये लंबाई आपको 10 पता है, तो कैन यू फाइंड आउट दिस लंबाई? कितनी आएगी ये लंबाई? 10 10 37 7.5। अरे कितनी आई? 7.5 आई ना? 7.5।
तो ये लंबाई आ गई 7.5। अब हमें ये लंबाई और निकालनी है, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये 53 है तो ये भी 53 डिग्री है, ये 6 है ये 53 डिग्री है, तो ये हो जाएगी 8। 8 और 7.5 15.5 आंसर आ रहा है। प्लीज गलतियां समझिए अपनी, दोबारा नहीं करनी है। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, दोबारा नहीं करिएगा। घबराइएगा मत, हिम्मत है, मानेंगे आप दुनिया में जीतने वाले हैं, ये मान के चलिएगा। अपना टेम्पो लो मत होने दीजिएगा, अपना जीवन में ये मत सोचिएगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यहाँ के सवाल कम हो रहे हैं पर एक बार सीख लो कि कोई बात नहीं, सर इतने सवाल करा देंगे अभी आपको कि अगर आपने उनको सीख लिया तो भी काम चल जाएगा। इसलिए आप टेम्पो मत, अपने आप में सोचना मत अपने बारे में गंदा। जिसने भी गंदा सोचा उसको मारूंगा मैं। अपने बारे में गंदा मत सोचना कि मैं कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब डर आता है बेटा। जैसे पेपर आता है डर आता है, डर से हम जितना कर सकते हैं उससे भी खराब करते हैं। आप अच्छा करने वाले हैं, ये मैं कह रहा हूं, जीवन में अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कौन सा? 7। याद ही नहीं आ रहा होगा कुछ भी, कुछ नहीं याद आ रहा, कुछ भी नहीं याद आ रहा। चलिए मैं बताता हूं, लिख लीजिए ये। बट दिस इज द वे हम याद करते रहेंगे चीजों को। नहीं याद आ रहा चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं याद आना चलता है, आगे से याद आ जाए बस इतना करते। रिवीजन करते समय मिलेगा भी नहीं कहां पढ़ा है, बिलीव मी, रिवीजन करते समय ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि कहां पढ़ा है ये। तो इसको ध्यान से देखते हैं इसी को पर वो एक्चुअली देख लीजिए ध्यान से। जो अगर हमें अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना होता है लेंस का, एक डिस्पर्सिव पावर वर्ड तो सुना हुआ है कि नहीं सुना है? ओमेगा इज डिस्पर्सिव पावर, सुना है हमने? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1। लिखो, लिख लो कम से कम, अरे रिवीजन ही हो जाएगा बे। डिस्पर्सिव पावर सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, थिन प्रिज्म की भी और लेंस की भी। क्या होती है? म्यू वी माइनस म्यू आर। डिस्पर्सिव पावर बेटा ये बताती थी कि कोई चीज जब गई तो ये फैल गई है, तो जितना फैली है उसको एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं, और जितना रास्ते से एवरेज झुकी है उसे मीन डिविएशन कहते हैं। उसे मीन डिविएशन कहते हैं। किसे मीन डिविएशन कहते हैं? जितना रास्ते से झुकी है उसे मीन डिविएशन कहते हैं, और जितना एंगल फैली है उसे डिस्पर्शन एंगल कहते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है थीटा अपॉन डेल्टा मीन, इसको डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। डिस्पर्सिव पावर ज्यादा का मतलब कम झुका के फैलाया ज्यादा, झुकाया कम फैलाया ज्यादा, रास्ता कम भटकाया फैलाया ज्यादा, तभी हम कहते हैं कि इसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। डिस्पर्सिव पावर का फीलिंग क्या है, समझ में आया आपको? तो ऐसा तो नहीं कि पढ़ा नहीं है, सुना तो है ही। डिस्पर्सिव पावर का मतलब याद आ गया? डिस्पर्सिव पावर जितना फैलाएगा उतना ज्यादा, ये डिस्पर्सिव पावर होती है। आपको पता थिन प्रिज्म में म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर्मूला होता है डेल्टा का, याद है? तो ये रेड वाला सबसे ज्यादा डिविएट करता है हमेशा, सबसे कम डिविएट कौन करता है? रेड। इसका भी तरीका बताया था, डिस्पर्शन का सवाल है, 4-5 रे बनी हो तो जो सबसे कम डिविएट हुई है वो रेड वाली है। सबसे ज्यादा डिविएट कौन होगी? वॉयलेट। रेड सबसे कम डिविएट होती थी, वॉयलेट सबसे ज्यादा डिविएट होती थी। तो उनके बीच का एंगल जब निकालना होगा, एंगल थीटा, तो रेड का डिविएशन और वॉयलेट के डिविएशन का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा। तो डिविएशन का फॉर्मूला होता था म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो थीटा निकालने के लिए क्या होगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, तो आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसलिए डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूले में म्यू वी माइनस म्यू आर ऊपर होता है। पूरा पढ़ाना पड़ेगा कि याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? म्यू वी माइनस म्यू आर ऊपर होता है, नीचे होता है म्यू एवरेज -1। डेल्टा मीन है ना नीचे, म्यू एवरेज -1, ए तो कट जाता है, तो ऊपर क्या बच गया? म्यू वी माइनस म्यू आर। नीचे क्या बच गया? म्यू एवरेज -1। म्यू एवरेज क्या होता है? म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। तो ये हो गया डिस ओमेगा। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर किसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ ये
मटेरियल की, फॉर्मूले में इसके सिर्फ और सिर्फ मटेरियल आता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, याद रहेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दो तरह के सवाल आते हैं, एक प्रिज्म में आएगा, एक लेंस में आएगा। प्रिज्म में अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, प्रिज्म में अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इसने जितना खोला उसने उतना दबा दिया, उल्टा रखते हैं प्रिज्म, ठीक है। उसमें वो बोले अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बताओ, तो θ1 प्लस θ2 बराबर 0, एक दोनों के थीटास बराबर कर दीजिए। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इन प्रिज्म, इसने जितना फैलाया उसने उतना दबाया, दोनों के थीटा बराबर कर दीजिए। थीटा कितना होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। डेल्टा कितना होता है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, म्यू एवरेज माइनस 1 इंटू ए। कोई बोलेगा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, दोनों के थीटा बराबर कर देंगे। कोई बोलेगा क्या कहते हैं इसको, नो डिविएशन कॉम्बिनेशन, दोनों के डेल्टा बराबर कर देंगे, दोनों के डेल्टा बराबर कर देंगे। पक्का प्रिज्म में इस तरह के सवाल आएंगे। लेंस में बस एक ही तरह का सवाल आएगा, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन याद रखिएगा। लेंस में अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन है ओमेगा 1 बाई F1, दो लेंस बना के दुनिया के सारे चश्मे बनाए जाते हैं, ओमेगा 2 प्लस F2 बराबर 0। यहीं पर याद आ रहा, मुझे तो पूरे दिन याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि दो लेंस बना के महंगे बनते हैं, सस्ते बनते हैं। अरे सर में आया, कहा था कि कई बार आप चश्मा पहनते तो किसी घटिया चश्मा पहने तो सब सतरंगा दिखाई देने लगता है। ये सेम बात हुई है हमारी क्लास में। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की परिभाषा है ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस यूज होगा हमेशा आपकी आंखों में। एक जब भी चश्मा बनेगा, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस मिलाकर आपका चश्मा बनाया जाता है, क्योंकि तभी हमारा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा। कंडीशन क्या है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की, ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 इज इक्वल टू 0। और आपके लेंस की पावर कितनी है, यानी आपका इफेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होगी -1/50, तो 1/F1 पावर कॉम्बिनेशन में क्या होगी, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर -1/50। क्या दो इक्वेशन मिल गई, क्या आपको दो इक्वेशन मिल गई, दो अननोन सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह का सवाल आएगा, आप गलत नहीं करना, इस तरह का सवाल आएगा, गलत नहीं करना। और अच्छी बात यह कि जिन टॉपिक्स के सवाल मैं क्लास में करा रहा हूं उन्हीं के ढूंढ ढूंढ के कर लो, जो बचे हुए सवाल तुम्हारे। अगर 40 कराओ तो 60, 50 कराओ तो 50, 60 कराओ तो 40, 30 कराओ तो 70, जो भी है उन्हीं के ढूंढ ढूंढ कर लो। और इसमें गलती हो रही थी, मैं इसको सही कर लेता हूं। PYQ, फिजिक्स में मैं PYQ नहीं कराऊंगा, PYQ आप करेंगे। मैथ्स में मैं PYQ कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे। केमिस्ट्री में भी मैं PYQ कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे। फिजिक्स में मैं बाकी सवाल कराऊंगा, PYQ आप करेंगे। पक्का क्लियर है अब ये 7वां सवाल, पक्का कर लेंगे अब, जीवन में कभी आएगा। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का सवाल आएगा तो θ1 बराबर θ2। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल आएगा तो ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 बराबर 0। और दो लेंस इस्तेमाल होते हैं हर आदमी के चश्मे में, एक लेंस लगाएंगे तो उसमें एबरेशन आएगा। कौन सा एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब व्हाइट चीज की इमेज हमें सतरंगी दिखाई देगी, सबकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है। आ गया याद, गुड। 7वां क्लियर है। 8वां, अस्सी, कितनी बड़ी इमेज बनी है, 3 गुनी, 3 गुनी बड़ी इमेज बनी है। और रेडियस कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ी कब बनेगी, या फोकस और पोल के बीच में हो या फोकस और सेंटर के बीच में हो। अरे फोकस और सेंटर के बीच में हो तब भी। अरे 1 2 3 4 याद है, 2 में 1 2 3 4 याद आएगा यार। 1 2, 1 में ऑब्जेक्ट, 1 में बड़ा, 2 में छोटा, 3। तो 2 में होगी तो 1 में बनेगी बड़ी, 3 में होगी तो 4 में बनेगी बड़ी। पक्का, इसने बताया नहीं है कि इन्वर्टेड बनी है कि इरेक्ट बनी है, तो दोनों केस हो सकते हैं। तो मैंने कहा कंफ्यूजन है, उसने कंफ्यूजन हटाया, उसने कहा मैक्सिमम सेपरेशन निकालो, तो आपको दोनों केस चेक करने पड़ेंगे। रिबो दोनों केस समझ में आया कौन से,
एक बार उल्टी इमेज मानेंगे मैग्निफिकेशन, एक बार मानेंगे ऑब्जेक्ट यहां रखा है और इमेज यहां बनी है, एक बार ऑब्जेक्ट यहां मानेंगे और इमेज यहां बनी है, और इसका भी सेपरेशन निकालेंगे, इसका भी सेपरेशन निकालेंगे। करिए 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 करिए, निकालिए। आया कित एक बार 40 आ रहा है, एक बार 80 आ रहा है, दोनों में सेम सेपरेशन आ रहा है। 80 80 80 आ रहा है, 80 80 आ रहा है। ये कह रहे हैं दोनों में सेम सेपरेशन आ रहा है, सेम ही आ रहा है दोनों तरफ से 80। तो फिर तो मैक्सिमम ना भी पूछा तब भी काम चल जाता, कोई भी एक मान के कर देते। आ गया, 80 इज द आंसर। ठीक है, अरे यू मान लो, वी मैग्निफिकेशन को 3 गुना दिया हुआ है। हो गया बच्चों, कौन सा सवाल था ये? 8। 9 करिए। क्या पूछा है? एनर्जी स्टोर्ड। दो तरीके हैं तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर निकालने के। पहला तरीका है हाफ एल आई स्क्वायर, पहला तरीका है हाफ एल आई स्क्वायर। दूसरा है एनर्जी डेंसिटी, दोनों लिख लेना, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। हाफ एल आई स्क्वायर जी निकालने का पहला तरीका है हाफ एल आई स्क्वायर। अगर एल याद है तो, एल याद है, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, लिखते हुए ना एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर वी वॉल्यूम। दूसरा तरीका डेंसिटी, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। पहला तरीका हाफ एल आई स्क्वायर, या तो ये तरीका या तो ये तरीका, एक तरीका इस्तेमाल करें। बी का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट एन आई। एल का भूल जाती है जनता, पर बी का तो याद रहता सबको, म्यू नॉट एन आई। आ गया आंसर? आ गया होगा। 10 और 11 उतार लीजिए ताकि मैं अगला पेज पे आऊं। 10 और 11। 10 में बता दूं क्या है, एक रिंग है, उसमें करंट आई फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है, रिंग की थिकनेस, थिकनेस जब भी बोलेगा तो रिंग का डायमीटर दे रखा होगा मटेरियल का, थिकनेस कभी भी देता है। किसी तार की थिकनेस देने का क्या मतलब होता है, उस तार का डायमीटर, वो दे रखा है टी, यंग्स मॉडुलस दे रखा है वाई। पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेडियस, परसेंटेज चेंज इन रेडियस। सवाल समझ में आया? मैंने इलास्टिसिटी और दोनों को मिक्स करके दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रिवीजन हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ये उतारिए मैथ्स का सवाल। y dx by dy is equal to 2x plus y cube into y plus 1 e की पावर y। x at 1 0 है, x at y बताना है, x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है। x at 1 is 0, x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है। उतार लिए दोनों सवाल? ट्राई करिए, मैं अगले लिखता हूं।
कौन सा नंबर है ये? क्या बेटा, क्या बोल रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो फिजिक्स में भी आ सकता है। बोल देगा कि लाइट रे इधर जा रही थी, एंगल बताओ उसका, हॉरिजॉन्टल से लाइट रे जा रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। नॉर्मल का तो एंगल निकालना ही पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी हट गया है बे। dy बाई dx टेंजेंट का स्लोप होता है, ये हट गया सिलेबस से। सिलेबस से यही हट गया, टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx होता है। कैलकुलस ही हट गई। यही तो बेसिक फंडामेंटल बात हो कैलकुलस का कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx। टेंजेंट नॉर्मल कोऑर्डिनेट से हटा होगा तो हटा होगा, मुझे नहीं पता कहां से हटा है। टेंजेंट डिवाइड बाई, या जिसने भी खोजी हो कैलकुलस, उसके में भी क्या सवाल था ये लिखना ही भूल गया।
E/3। 10 नंबर। सबसे पहले आपने, मुझे उम्मीद है कि इसमें टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन के लिए किसका वीडियो बनाना पड़ेगा? आधे सर्कल का। वो मुझे ख्याल से आ गया, टेंशन की वैल्यू BIR। आधे सर्कल का एफबीडी बनाएंगे TT BI2R। याद आया बेटा? ये ऐसे इस पे करंट ऐसे जा रही तो BI2R का फोर्स, BIL का फोर्स ऊपर लगेगा, BI2R, और ये TT के बराबर हो जाएगा। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? BI2R BIR। T की वैल्यू BIR आ गई। तो स्ट्रेस कितना आ गया? स्ट्रेस कितना आ गया? T/πT²/4। स्ट्रेस कितना आ गया? स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? टेंशन डिवाइड बाय सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है 40 अपॉन, अरे चेक करो पक्का। टेंशन क्या हो गया? फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ गया? ये क्या आ गया हमारे पास? स्ट्रेस। पक्का? हाँ, क्या आएगा? अरे ये रस्सी में स्ट्रेस नहीं निकाल पाएंगे। रस्सी का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? πT²/4। अरे सबका मुंह दिख नहीं रहा है जैसा, मुझे सबको आ रहा है सर में। सबके अलग अलग एक्सप्रेशन है ना। चलो ये कहां से आ गया? तो ये आ गया, ये आ गया। डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस करेंगे तो ये आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इनटू 100, अगर परसेंटेज पूछा तो इनटू 100। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल, फ्रैक्शनल चेंज वही होता है ना। स्ट्रेन इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज। हमें क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज। तो 100 को गुणा कर दिया मैंने, तो 400T/πT²। 400T/πT²। ये हो गया। देखिए, मैंने जितने डिफरेंशियल इक्वेशन के अभी सवाल देख रहा हूं, उन सब में जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि उसने किसी एक टर्म के डेरिवेटिव को खोल दिया है। मतलब d(x/y), d(x/y²), d(x/y), यही जितने सवाल देखे, 1 से लेकर 6 तक जितने सवाल मैंने दिए, सब में यही किया है। क्या किया मतलब समझ में आया मैं क्या करता हूं? क्या नोटिस किया? या तो वो x/y के डेरिवेटिव को खोल देगा, या x/y² के डेरिवेटिव को खोल देगा, या xy² के डेरिवेटिव को खोल देगा, या x² के डेरिवेटिव को खोल देगा, या x²+4 के डेरिवेटिव को खोल देगा। यही खोल के मुझे करके लिख दिया और वही सवाल है। तो हमेशा आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं, वैसे वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली कहानी वही होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही कहानी है। ये बिल्कुल वैसे सवाल है जिसमें प्रूफ किया जा सकता है, जिसमें पूछा जा सकता है कि फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं है। याद ही नहीं आ रहा क्या बोलता रहता हूं। फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं है, आपको याद हो इंटीग्रेशन सॉल्वेबल है कि नहीं है। तो कैसे बनाते थे वो? कई बार ऐसे दे दिया कि फोर्स फील्ड जो दे रखी है वो yi+xj है। तो नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें वर्क डन लिखना पड़ेगा। तो क्या है? y/dx+x/dy। ये जाना पहचाना है, d(xy). इफ इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉट, यही है बस। मतलब इंटीग्रेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो फंक्शन इंटीग्रेट किया जाता है तो ऐसे खोल के करते हैं। तो अपन भी बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। एक काम करते हैं ना, जैसे कि आप एक फंक्शन ले लीजिए, अपनी मर्जी से ऐसा सवाल दीजिए मास्टर, किसी से ना हो, अपनी मर्जी से कोई रैंडम फंक्शन ले लीजिए। जैसे ले लीजिए x³ ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिख लीजिए। ठीक है, फिर एक फंक्शन और लिखिए नीचे, इसमें कुछ कुछ सॉल्व करके लिखा। फिर दूसरी तरफ फंक्शन ले लीजिए कोई गंदा चौड़ा लंबा चौड़ा। तो यानी कि आपको बस d(3) इसने किया था इरेजर ऑन इस यार, ये कैसे मारू मैं? कोई मार सकता है इनमें से? बहुत कचरा वाली, ये वो वाली बड़ी रहती है ना, जो घिने हुए मक्खे होते हैं। बैक टू द गेम। सो
दिस इज द एक्सप्रेशन यू कैन सी y dx अपॉन y 2x। पहली बात, ये वाला टर्म के साथ y dy मल्टीप्लाई होगा, सुंदर इंटीग्रेट हो रहा है। तो हमेशा कोशिश करें कि इसको इधर ले आए, फिर में देखते हैं क्या कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। क्या बना ये बना y, ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, y dx, बोलिए, माइनस 2x dy, अरे चेक करिए, y dx माइनस 2x dy इज इक्वल टू y क्यूब y प्लस 1 e की पावर y। हमेशा ऐसे ट्राई, सही है ना, इंटू dy, हमेशा ऐसे ही ट्राई करना है लाइफ में। मतलब ये आसान तरीका है, मतलब मेरा वाला, आपका वाला जो आपको सही लगे। जैसे ही आपने ये लिखा y dx माइनस 2x dy, अब इसको देखिए कि ये माइनस लगा है तो कोशेंट का होगा, माइनस लगा है तो कोशेंट का होगा। अरे समझ में आ रहा है मेरे, किस चीज का कोशेंट, क्या अब आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करें कौन सा एक चीज ये बन सकता है। y dx आया है और x dy आया है। अगर आपको दिख जाए शायद कि अगर मैं इसमें y का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे y का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा, ये क्या, वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy, ये तो x अपॉन वाई स्क्वायर, खत्म, सवाल वहीं खत्म। थोड़ा सा पेशेंटली पीछे बैठो, देखोगे ये जो चीज है ये किसी ना किसी उस फॉर्म का इंटीग्रेशन बनेगा। क्या समझ में आया मेरी बात? कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो रटाने वाली कहानी है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। क्या किया, मेरी बात समझ में आई आपको? किसका मल्टीप्लाई कर दिया, y का, तो क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन y की पावर 4। कितना बढ़िया बात है, y की पावर 4, अरे वहीं से आ गया। क्यों y की पावर 4 से क्या फायदा मिला? क्योंकि x अपॉन वाई स्क्वायर का फॉर्म में नीचे y की पावर 4 चाहिए होता है मुझे। मैंने y की पावर 4 लिखा, क्या बन गया ये, d ऑफ x बाई वाई। उधर वाला इंटीग्रेशन तो दुनिया में सबसे आसान इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल में यही तो पहला इंटीग्रेशन सिखाया होगा, पॉलिनोमियल, और सबसे पहले यही सिखाया होगा। और ये वाला खत्म, ये क्या बन गया, x बाई वाई स्क्वायर का हमेशा बनेगा कुछ ना कुछ। अगर गुचुर मुचुर बना हुआ है तो वो किसी बड़े फंक्शन का इस तरह का फॉर्म बनने वाला है। पक्का समझ में आ गया? आंसर आ जाएगा इसका, हो जाएगा ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई किया क्या, 11th-12th किया नहीं आया? करते हैं, चलिए बताइए, मेरी मदद करिए। पेन बदल देता हूं ताकि इसी जगह मैं यहीं पे कचरा मचाऊंगा, पेन बदल देता हूं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx बाई dy। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना सिलेबस में, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब सिर्फ माइनस dx बाई dy, बस खत्म सवाल। तो ये हमारे पास दिया हुआ है माइनस dx बाई dy। सबसे पहले गुणा भाग कर लो, कर लेते हैं गुणा भाग। बताइए क्या क्या आया, एक्स स्क्वायर dy, एक्स स्क्वायर dy, आगे बताइए, एक्स स्क्वायर डी, एक मिनट रुकिए, एक्स स्क्वायर dy प्लस एक्स वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स। मेरे यहां पे ऐसा क्यों किया, मुझे दिखते ही क्या समझ में आया? अगर आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स वाई डी वाई, एक्स कॉमन ले लो, क्या बना, एक्स डी प्लस डी एक्स है, ये प्लस है, कोई बात नहीं, क्या बना ये, एक्स डी वाई। खत्म हो गया सवाल, फिर से खत्म। एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, लो, डी ऑफ एक्स वाई। क्या सिखाया मैं, क्या सिखा रहा हूं मैं? कहीं ना कहीं वो एक्स बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, सारे सवाल मैंने अभी देख रहा था लाइन से, सब में यही करने को कहा हुआ है उन्होंने। दिख रहा है क्या मेरी बात? क्या ये अब हो जाएगा? अरे dx बाई एक्स dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1, तो एक हो गया टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला और एक लॉग वाला फॉर्मूला, एक टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला और एक
लॉग वाला फॉर्मूला देखो, इसमें देखो, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा, हो गया ये। देखो इसमें 4+x² लिखा है, यहां पे 4+x² लिखा है, इसको एक साथ रखना, यही आएगा कचरा। 4+x² एक साथ रखना, कैसे समझ में आया मुझे? 4+x² यहां लिखा है, और डिवाइड, और बाकी टर्म को सिंप्लीफाई करो, करो जल्दी से, क्या आया ये आया 4+x², बोलिएगा बच्चों, डिवाई डिवाई 2x 3y 6xy, क्या बनेगा? 6xy -6xy dx, अरे सही बोल रहा हूं क्या? बराबर 2x x² + 4 dx, x²/4 dx, अच्छा होल स्क्वायर नहीं है ना, सॉरी, 4+x² dy। करिए, कुछ बन रहा है क्या? नहीं, मैं तो अपने वाले तरीके से, कोई पैटर्न वाला चेक करिए, कुछ दिख रहा है क्या आपको? 4+x², अच्छा, ओके, 2xy कर देता है अगर, 4+x² के साथ डिवाइड करने पे 4+x² का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 2x ना, 2x होगा ना, 2x डेरिवेटिव होगा उसका, 2x डेरिवेटिव होगा, और हमें y², अच्छा अच्छा, -2x dx -4x dx, ये क्या बना? 4+x² dy माइनस, ये कुछ बना क्या? वैसे तो हो जाएगा यहां से भी आपके तरीके से, पर ये कुछ बना क्या? 4+x² dy, ये 4+x² है ना ये। अरे मैंने -2 इसलिए किया कि मैं 6 तो गंदा लग रहा था, 6 में मुझे कचरा लग रहा, बाद में देखेंगे 6 क्यों कचरा लगता, समझ में आया आपको? क्योंकि 4+x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, y का y का डिवाई हो गया, y का तो डिवाई हो गया, तो ये 4+x²/y है ना। देखिए, करिए करिए, ट्राई करिए, अपना हाथ चलाइए, इसमें नीचे 4+x² का होल स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा ना, 4+x² का होल स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा ना, करके देखिए एक बार प्लीज, ट्राई करिए। x 4x
x। हो गया ना? देखिए मेरा तो हो गया, आपका पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मैंने इधर वाले टर्म को ये लिख दिया, ये तो मिल गया। एक चीज मिलते ही खुश हो जाइए कि कुछ मिल गया, आपको मिल गया, खुश हो गए अपन। बाकी सबको एक साथ कर दिया, बाकी सबको एक साथ कर दिया। अरे चेक करिए, बाकी सबको एक साथ कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास हमने टर्म क्या लिखा हुआ है? हमने टर्म क्या लिखा हुआ है? 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बनाया ना? अरे 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बनाया ना? यही बनाया। यहां पे एक वाई आ रहा है, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भाग दे दीजिए। एक्स स्क्वायर, क्या लेफ्ट वाला टर्म क्या बना? इस चीज को टी मान ले अभी हाल फिलहाल। किसको टी मानने को कह रहा हूं मैं? ये क्या चीज बनी बच्चों? 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं ये क्या बनी? y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव। बहुत ही बढ़िया, तो इसको हमने डी टी लिख दिया। किसको डी टी लिख दिया? y अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर को। उधर भी वही टर्म चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भाग दे दिया, क्या बना? अरे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भाग दे दिया, 4xt। अरे चेक करो यार, 4xt प्लस 2x, अरे देखो ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डीएक्स। अब ये सॉल्व नहीं होगा, टी कॉमन आ गया। अरे 4x काम बाहर लो, टी प्लस 1 बच गया, 2x बाहर लो, 2t प्लस 1 बन गया। इससे सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x बाहर लो तो 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और t प्लस 1 dt अपॉन t प्लस 1, dt अपॉन t प्लस 1। क्या करना पड़ा मुझे? हर बार क्या करना पड़ रहा है? अगर अलग मेथड किसी, मैं चाहता हूं कि, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हर सवाल में सेम ही मेथड लगाना है। लाइन से मैंने सारे सवाल दिए, सब में एक ही जैसा मेथड लगाना। अगर आपको कोई और दिख जाए तो अच्छी बात है, पर ये तो हमें ना दिखे तो यही ट्राई करना, गुचर मुचर हो ना दिखे तो यही ट्राई करना। क्लियर है क्या सभी को? ये आंसर आ गया ना? आंसर अगला कौन सा है? ये वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी। ये तो यही दिख रहा है मुझे, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, 2xy है ये 2x स्क्वायर है। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से और आसान है। ये तो x बाई वाई का फॉर्म ही बन जाएगा सीधे सीधे। x बाई वाई को टी मानने पे काम चल जाएगा। अरे दिख रहा है क्या? सब सेम ऑर्डर की लग रही है ना? अरे सब पूरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर का भाग दे दो, ये तो सबसे आसान लग रही है। पूरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर का भाग दे दो। सवाल देखते समझ में आना चाहिए क्या करना। वाई स्क्वायर का भाग देते क्या बन गया? एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई। अरे चेक करो यार, आई होप एक्स बाई वाई को टी मानते ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोला? एक्स बाई वाई को टी मानते ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है एक्स बाई वाई को टी मानना चाहिए। चेको इधर, इससे 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? dx को ओवर ले गए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। सबसे पहले वही बना लेते हैं। 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, क्या बना? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dx बराबर 0। इसमें किसका भाग देना पड़ता है? वाई स्क्वायर का। भाग देने को तैयार खड़ा वो, अरे ये भाग देने को तैयार खड़ा हुआ है, अपॉन वाई स्क्वायर बराबर -3dx। हो गया सवाल? देखो हो गया। वो टीवी मानने की जरूरत नहीं, कभी टी मानने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे इधर उधर घुमा के वो पैटर्न मिल रहा है, हर सवाल में वही हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? अबे चेक करो क्या किया, सामने आया आपको? इसमें अब तुम इसमें खुद करो, खुद करो। x प्लस 1 लिखा है तो उसको साथ में रखना, x प्लस 1 लिखा है तो उसे साथ में रखना।
तेरी हो गया x प्लस 1 डिवाई dx ओवर गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे आ गया, x प्लस, अबे दिख रहा गरीबों, x प्लस 1 डिवाई माइनस वाई डीएक्स, पूरा बना के दे दिया उसने तो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? इरिटेट कर रहा है ये मुझे बहुत बुरी तरह से। 16, फिर उसमें कुछ बन रहा है क्या? जो उसमें एक बात याद रखना, एक का कोफिशिएंट 1 हो और एक का कोफिशिएंट 2 हो तो वाई स्क्वायर एक्स या एक्स बाई वाई स्क्वायर का टाइम होता है। एक कोफिशिएंट अगर सेम हो तो एक्स स्क्वायर वाई का टाइम नहीं हो सकता, ये एक्स वाई का ही फॉर्म होगा। तो वाई स्क्वायर डीएक्स है और माइनस एक्स वाई डीवाई है, इनको चिपका दो, इनको चिपकाओ। अरे वाई, अरे चिपकाओ, हाथ चलाओ, पेन चलाओ। वाई स्क्वायर डीएक्स और माइनस एक्स वाई डीवाई, वाई स्क्वायर डीएक्स माइनस एक्स वाई डीवाई को क्यों कहा, समझ में आना चाहिए आपको, क्यों कहा मैंने बताओ? क्योंकि कोफिशिएंट अगर सेम हो ना तो एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स का फॉर्म ही बनने वाला है, तो इसमें वाई कॉमन निकलने के चांसेस थे, इसलिए मैंने वाई वाला टर्म लिया। वाई स्क्वायर डीएक्स और माइनस एक्स वाई डीवाई को एक साथ चिपकाओगे तो क्या बनेगा? ये क्या चलना बंद हो गया क्या? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? और ये बैठा हुआ है यहां पे अरे यार, आइजेक को हाइजेक है, आइजेक को हाइजेक। चलो अब चल रहा है, हाँ अब यानी इसको छू दे तो नहीं चलता है, ये सीखा ना हमने, कुछ तो सीखने को मिला हमें। इसको पे अगर छूता रहे हैं तो कुछ भी चला दो नहीं चलता है, ये बढ़िया चीज है। वाई स्क्वायर इसे कॉमन लिया, क्या बना? वाई बाहर आ गया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अरे चेक करो बच्चों, उधर क्या टर्म बना, उधर क्या बचा हुआ टर्म, बराबर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको पहले बना लो, इसमें किसका भाग दे दे नीचे, वाई स्क्वायर का भाग दे दीजिए। तो भाग देते ही कुछ बन रहा है, क्या मामला? हाँ हो गया, सवाल खत्म, फिर सवाल खत्म। देखो ना यार, फिर सब में आंसर आ गया। चल रहा है कि नहीं आपका पेन की, मैं ही बस खत्म खत्म कर जा रहा हूं। देखा ना, भाग देने पे सबका दिया, वाई स्क्वायर का इधर भाग दिया, उधर भी भाग दिया, उधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वो तो हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 बन गया, और वाई को उधर ले गए, डिवाइड बाई वाई, तो डिवाइड बाई वाई और डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 1, ये टेन इनवर्स, टेन थीटा और टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, और तो एल वाला बन गया। तो अभी एक बार और आया था ऐसे ही, अभी तो थोड़े पहले भी तो ऐसे ही कुछ बोला था हमने, टेन इनवर्स बन जाएगा। और तो इन सारे सवालों में एक जैसे ही काम था।